सर हमने पेपर तो बढ़िया से किया था, न जाने क्यों नंबर नहीं आए हमारे। उसी चीज का सॉल्यूशन आईसीएआई ने आज रिलीज किया है। जानते हैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त सीए राहुल सतीजा और आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूं सजेस्टेड आंसर फॉर मे 24 रिलीज्ड बाय आईसीएआई टुडे इटसेल्फ। जानेंगे इस पूरे वीडियो में आखिर हमने कहां गलतियां की, आईसीआई ने कैसे सॉल्यूशन किए हुए हैं और आईसीआई ने हमसे क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि स्टूडेंट्स कैसे आंसर लिखें। हर एक चीज को डिटेल में आज के इस वीडियो में समझेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है ना, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल इनकम का। टोटल इनकम कंपनी की निकालनी थी और टैक्स पेबल निकालना था। क्या मांग रहा था आईसीआई? कहता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि ना मैन्युफैक्चरिंग में है। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड सुनते से ही ना आईसीआई और आपके दोनों के दिमाग में सर एक चीज आनी चाहिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप सही रास्ते पे हो, अदरवाइज आपके दिमाग में पहली गलती यही हो गई। मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज एडिशनल डेप्रिसिएशन इन आईसीआई क्वेश्चन। कह रहा है इनोवेटिव मेडिसिन हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का काम कर रही है। इनकॉर्पोरेटेड कब की? 2009 की। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना? 95 लाख रुपीस का है एज पर पीएनएल 31 मार्च 2024 का। 95 लाख रुपीस आप सीधे सीधे यहाँ पे लेके चले जाओगे। डेप्रिसिएशन कंपनी का कितना है? 1190। सर डेप्रिसिएशन कंपनी का 1190 तो एडबैक ही करते हैं ना, इसमें तो कुछ करते ही नहीं। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, जितना कंपनीज एक्ट का एडबैक करते हैं तो इसमें तो कोई किसी को दिक्कत है ही नहीं। यहाँ कह रहा है सर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड्स 13 लाख रुपए। सर एम्प्लॉय बेनिफिट में 13 लाख का खर्चा डाल रखा है जो कि बोनस है एम्प्लॉइज का, किस साल का? प्रीवियस है 23-24 का। कंपनी को ना डिस्प्यूट हो गया सर इंप्लॉइज की यूनियन के साथ बोनस से रिगार्डिंग। उन्होंने क्या किया ताकि अवॉइड हो, लेट पेमेंट अवॉइड हो जाए बोनस की, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाई और उस ट्रस्ट में बोनस दे दिया। और सर उस जैसे डिस्प्यूट सेटल हुआ ना सर अगस्त 2024 में, ट्रस्ट ने पूरा का पूरा बोनस अमाउंट ना सर एम्प्लॉइज को दे दिया। हमने एक चीज पढ़ी हुई थी कि अगर ना एंटिटी ट्रस्ट को डोनेट कर दे रही है बोनस और वो ट्रस्ट ना बोनस दे दे रही है टाइम पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, अगर वो एम्प्लॉइज को दे दे रही है तो सर कंपनी को पूरी तरह से अलाउ हो जाता है। लेकिन अगर ट्रस्ट ने बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई नहीं दिया, आफ्टर आरओआई डेट दिया, तो सर उस केस में बिजनेस को भी डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ कब दिया हुआ है? यहाँ अगस्त में दे दिया ना, अगस्त यानी बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई दे दिया, यानी सर ये एक्सपेंडिचर अलाउड एक्सपेंडिचर है। इस पॉइंट को आपको इग्नोर करके चलना है, इग्नोर करना है एंड इसकी डिटेलिंग लिखनी है। इसकी डिटेलिंग लिखनी, क्या डिटेलिंग है चर्चा करेंगे उस पर। कह रहे कंपनी ने अमाउंट पेड बाय द कंपनी एज रेगुलराइजेशन फीस फॉर वायलेटिंग अ लॉ। भाई कुछ भी बोल दो, रेगुलराइजेशन फीस बोल लो, कुछ भी बोल लो, अगर कानून का तोड़ने के लिए ना तुमने अगर कोई भी फीस पे की हुई है ना, वो पेनल्टी के नेचर की होती है सर। 9.5 लाख रुपीस आपके लिए डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हो जाएगा, आपको एड बैक करना पड़ जाएगा टोटल इनकम में। कहता है, क्या कहता है अगला पॉइंट, अमाउंट ऑफ 45,000 रुपीज वाज पेड एज लेट फीस टू द गवर्नमेंट फॉर द कंपनीज फेलियर इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। हमने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए इसलिए हमको फीस पे करनी है गवर्नमेंट को। ये तो अलाउड होता है ना, ये तो अलाउड होता है सर। दो टाइप की होती है सर, वायलेशन ऑफ लॉ और वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर वायलेशन ऑफ लॉ हमेशा डिसअलाउड होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड हो जाता है। सर ये तो अलाउड है, यानी इस पॉइंट को भी आप इग्नोर करोगे, आपको बस डिटेलिंग देनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, आगे आओ एक बार, आगे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है। Company earned a profit of 7.5 lakh rupees on the sale of plot of land on कब? 25/8/2023 को। किसको बेचा? सुधाकर प्राइवेट लिमिटेड को बेचा है। डोमेस्टिक कंपनी एंटायर शेयर्स ऑफ विच वर होल्ड बाय द एसएससी कंपनी। यानी सर मैंने ना अपनी 100% होल्डिंग, 100% सब्सिडरी को एक प्लॉट बेच दिया। उस प्लॉट को बेचने में प्रॉफिट कितना है? 7.5 लाख रुपीस का, ये मेरे पीएनएल में डला हुआ है। इसके बाद क्या कह रहा है, प्लॉट खरीदा कब हुआ था? सर 2022 में खरीदा था, इसका सारा का प्रॉफिट मेरी पीएनएल में डाला हुआ है। एक बात बताओ, अगर आप कभी भी अपनी 100% सब्सिडी को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर देते हो, जो भी कैपिटल गेन होता है सर वो एग्जाम ट्रांसफर हो जाता है सर, यानी कोई भी कैपिटल गेन अपने हाथ में लगेगा ही नहीं। जो भी कैपिटल गेन हुआ वो आपको एग्जाम ट्रांसफर हो जाता है, आपके हाथ में कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। यानी सर जो इनकम है ना सर, आपको पीएनएल से हटानी पड़ेगी, अपनी इनकम हटानी पड़ जाएगी पीएनएल से, और उसके बाद सर ये जाएगी कैपिटल गेन हेड में, ये जाएगी कैपिटल गेन हेड में और सर नॉन टैक्सेबल बन जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या कि ये नॉन टैक्सेबल बन जाएगी? हाँ सर, बड़ी सिंपल सी बात है, नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। 6 पॉइंट में आओ, क्या कह रहे हैं। कंपनी earned a profit of 4.5 lakh rupees on sale of 2500 shares of Stardal Limited, a listed company. These shares were sold on 8/11/2024 को। सर कितने में बेचा? कितने में बेचा? 280 रुपए में शेयर्स बेचे, कितने? 2500 और 2500 शेयर्स बेचे हुए।
हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ स्टारडेल कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज 31/1/2018 को सर कितना था? 175 रुपए का हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस था। लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस काम का होता नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है 100। सर हायर वाला ले लो सीधे सीधे 175, 175 इंटू 200 टू 2500 कितना कैपिटल गेन आना चाहिए? एक बार कैपिटल गेन कैलकुलेट करो ना कितना आ रहा है। सर 260 टू 500 का कैपिटल गेन आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। उसने अपने पीएनएल में कितना डाला हुआ है? उसने अपने पीएनएल में डाला हुआ है 450। यानी सर जितना बिजनेस हेड का प्रॉफिट है सर इसमें से तो 4.5 लाख तो माइनस हो जाएगा। सर बाकी कैपिटल गेन हेड में कितना जाएगा? कैपिटल गेन हेड में चला जाएगा अपना कितना 260 टू 500 का कैपिटल गेन चला जाएगा। बड़ा सिंपल सा एडजस्टमेंट, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। जितना भी सर प्रॉफिट आपने पीएनएल में डाल रखा है उस पीएनएल के प्रॉफिट को माइनस कर दो और सर कहाँ लेके चले जाओ? आप लेके चले जाओ कैपिटल गेन हेड में। कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करा दो, जैसे जैसे टैक्सेबिलिटी आ रही है उसकी 260 टू 500 टैक्सेबल हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है? बैंक गारंटी वाज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटीज 11 लाख रुपए की। डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी 11 लाख रुपए की है। अगर कंपनी डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी पे कर देती तो खर्चा अलाउ हो जाता। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने बैंक गारंटी दे दी उसके बदले। क्या बैंक गारंटी देने से लायबिलिटी पे ऑफ हो जाती है? ना जी, ना जी, ना जी, मना कर रखा है, लायबिलिटी पे ऑफ नहीं होती बैंक गारंटी देने से। यानी जो आपने 11 लाख रुपए अपने पीएनएल में खर्चे डाल रखे हैं ना डिस्प्यूटेड लायबिलिटीज के नाम से, उसको आपको ऐड बैक करना पड़ जाएगा बिकॉज़ वो आपको अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं जब तक आप एक्चुअली पे नहीं कर देते आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है? कंपनी डेबिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 7.5 लाख व्हिच द कंपनी रेमिटेड ऑन इंटरेस्ट remitted as interest to a company incorporated in USA as a loan taken 3 years ago. Tax deducted under section 195. Such interest was deducted in March and deposited in July. कह रहा है कि एक नॉन रेसिडेंट कंपनी थी, उससे आपने लोन ले रखा 3 साल पहले, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट आज आप आ कर रहे हो। 195 में आपने टीडीएस काट दिया, मार्च में काट दिया, डिपॉजिट कब कर रहे हो? जुलाई में करवा रहे हो। भाई सरकार को क्या दिक्कत होगी? आपने ड्यू डेट ऑफ आरओआई से पे कर दिया ना पहले, तो क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को भी आप इग्नोर करना है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। लास्ट में कहता है कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड 65,000 रुपीज टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय अकाउंट पे चेक एंड द सेम हैज बीन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर कितना भी इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे दो सर फर्क नहीं पड़ता, आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा वो एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ एक गलती लोगों ने कर दी, यहाँ क्या गलती कर दी? 80 जीजीबी में ना ये सर खर्चा अलाउड है डिडक्शन में, 65,000 रुपीज अलाउड हो जाएगा डिडक्शन में, ये डिडक्शन नहीं दिया लोगों ने। बहुत सारे आंसर शीट्स देखी है मैंने जिसमें खर्चा लोगों ने नहीं डाला हुआ 80 जीजीबी में, इसको आपको डाल के चलना है। दीज वर ऑल मेजर एडजस्टमेंट्स। इसके अलावा एक बहुत शानदार बहुत प्यारा सा एडजस्टमेंट है ना, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड चीजें लोगों ने सबसे ज्यादा गलत की हुई है। अगर अब तक फोकस नहीं बनाया था तो इस पे फोकस बना देना, क्योंकि अगर आपके सामने एडजस्टमेंट आ जाएगा शायद आप भी गलत करो, इसलिए सुन लो ध्यान से क्या कह रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स, क्या कह रहा है? 1200 पीसेस ऑफ इंपोर्टेड मशीनरी एट इट्स लैंडेड कॉस्ट। सर क्लोजिंग स्टॉक में लैंडेड कॉस्ट में ये इंक्लूडेड है। सर क्या कह रहा है? 25 रुपए की मशीनरी है, 25 रुपए की, $25 की एक मशीनरी है। हमने 1200 मशीनरी 1200 पीसेस मंगाए हुए हैं और कितने में मंगाए हुए हैं? 82.88 में मंगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। है वो स्पेयर मशीनरी लेकिन डली हुई है क्लोजिंग स्टॉक में, है वो मशीनरी लेकिन डली हुई है क्लोजिंग स्टॉक में। सर इसमें क्या एडजस्टमेंट होगा? क्या क्लोजिंग स्टॉक से हमको कुछ कम करना पड़ेगा? सरकार कहती है नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कि एक बार पीएनएल इमेजिन करो, परचेजेस में तो डला ही हुआ है ना वो, आपने परचेजेस में भी कॉस्ट डाल रखी है सर, आपने क्लोजिंग स्टॉक में भी डाल रखी है सर, इसलिए इसका इम्पैक्ट वहां पे कहीं भी नहीं जाने वाला पीएनएल में। पीएनएल में इसका इम्पैक्ट कहीं भी नहीं जाने वाला, इसका इम्पैक्ट सिर्फ जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ना आपका जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ना, उस क्लोजिंग स्टॉक से कम करके आप क्या करोगे? सीधे सीधे एसेट क्रिएट कर लोगे। तो आपने एसेट क्रिएट किया, फिक्स एसेट क्रिएट करने के बाद उस पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना पड़ेगा ना। फिक्स एसेट क्रिएट किया तो उस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा ना। सर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे आप? डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे सर? कॉस्ट पे चार्ज करोगे कि एनआरवी पे चार्ज करोगे? अरे बाबा सीधी सी बात है, कॉस्ट पे चार्ज करेंगे, एनआरवी पे तो करने भी नहीं वाले। इसलिए सरकार कहती है जो भी वैल्यू आएगी ना इस पे आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ जाएगा। कितना वैल्यू आ रही है? कितनी वैल्यू आ रही है? 2486 400 रुपीज की जो वैल्यू है ना, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ये फिक्स एसेट्स का पार्ट बनने वाला है, ना कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक का। क्या आपको ये बात समझ में है कि क्यों हमने इसको पीएनएल में एडजस्ट नहीं किया? क्योंकि कॉस्ट में भी एडेड है, कॉस्ट में भी एडेड है, परचेजेस प्राइस में भी एडेड है, उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक में पीएनएल में एडेड है। दोनों साइड इसका इंपैक्ट इक्वल डला हुआ है, तो आपके प्रॉफिट पे तो इफेक्ट जीरो ही है ना, आपके प्रॉफिट पे तो इफेक्ट जीरो हो गया ना। आप सोचो कि इसको क्लोजिंग स्टॉक से हटाओ तो इसको परचेज से भी तो हटाना पड़ेगा ना।
तो फिर से इम्पैक्ट 0 चला जाएगा, इसलिए क्या किया, इसका कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं देना है, इसका कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं देना। दिस वाज़ जान ऑफ दिस क्वेश्चन, ये जान था क्वेश्चन की, ये पूरे क्वेश्चन का जान था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन जो आपने 11,90,000 का चार्ज कर रखा है ना, उसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, सुनना। सर 95,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन किसका? फायर एक्सटिंग्विशर का, लेकिन साल भर में कोई भी इंसिडेंस हुआ ही नहीं। क्या आग लगने का हम वेट करेंगे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए? ना बाबा, 95,000 का डेप्रिसिएशन तो आपको सीधे-सीधे अलाउ हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कह रहा है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी सर खरीदी है आपने कब सर? 75,000 75 लाख रुपीज़ की खरीदी हुई है। एक बात बताओ, न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने साल भर के लिए खरीदी हुई है, तो इस प्लांट एंड मशीनरी पे आपको कितना डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? सीधे-सीधे 15% पूरा-पूरा मिल जाएगा ना, कितना होता है 15%? 11,25,000 का डेप्रिसिएशन तो आपको मिल ही जाएगा। क्या कह रहा है? Machinery was sold to domestic company in 2016 at its WDV for 35 lakh and reacquired कब कर लिया आपने? 65 लाख रुपए में आपने reacquire कर रखी है। 1 मिनट के लिए मेरे साथ सोचना क्या किया है इसने। सर क्या कह रहा है? आपने सोल्ड कर रखी थी मशीनरी सर 2016 में और वापस 35 लाख की WDV थी। अब आपने उसको रीअक्वायर किया हुआ है कितने में? 65 लाख रुपए में रीअक्वायर किया हुआ है। बताओ क्या डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा क्या इसका? क्या ये रीअक्वायर्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? सरकार कहती है अगर आपने ना बेच के वापस रीअक्वायर कर लिया हायर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, उस केस में डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है? कहता है जो ओरिजिनल कॉस्ट थी सर, ओरिजिनल कॉस्ट वाली वैल्यू पे ही आपको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। यानी सर कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 35 लाख पे ना, 35 लाख पे 15% का ही डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। एक बार देखो कितना आ रहा है। एक बार मेरी तरफ से आंसर चेक करो ना कि क्या कह रहा है इसका आंसर। आंसर देखो क्या आंसर क्या कर रहा है। ये देखो 95,000 का तो दिया ही है, 11,25 का ही दिया, 5,25 का भी दिया हुआ है। ओरिजिनल वैल्यू पे देना है। ये भी क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो गलत लोगों को से हुआ है। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ गलती की गई है। ठीक है, सीधे-सीधे 525 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिया जाएगा। और देखिए क्या कोई और कहता है, दो देयर इज नो अदर फिक्स्ड एसेट इंक्लूडेड एज पर कंपनीज अकाउंट। सर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग सर और कोई भी और एसेट है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ 2 एसेट्स और है अपने पास। 2 एसेट्स और है सर, कौन-कौन से 2 एसेट्स हैं? सबसे पहले तो हमको उसने बोला, क्या बोला? अभी-अभी स्पेयर पार्ट्स खरीदे थे ना हमने, ये स्पेयर पार्ट्स खरीदे तो हैं। 24,84,600 के स्पेयर पार्ट्स भी तो खरीदे हुए हैं। 24 लाख 86,400 के 86,400 के स्पेयर पार्ट्स खरीदे हुए हैं सर, इसमें भी तो 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। 372 960 का डेप्रिसिएशन अपने को मिल जाएगा ना इसमें। एग्री कर पा रहे हो मेरी बात से? एग्री कर पा रहे हो मेरी इस बात से? हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो अपने को डेप्रिसिएशन मिल ही जाएगा ना। प्लस यहाँ पे ना एक छोटा-सा और आपको ध्यान देना है। छोटा-सा आपको क्या ध्यान देना है पता? छोटा-सा क्या ध्यान देना है? क्या ध्यान देना है सर? एडिशनल डेप्रिसिएशन का। एक बार टोटल डेप्रिसिएशन का लगाओ मेरे साथ, क्या मैच हो रहा है? 21,17,960 मेरे अकॉर्डिंग टोटल डेप्रिसिएशन आना चाहिए। देखिए आंसर में इसने क्या करवा रखा है। उतना ही करवा रखा, प्लस इसने एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लिया 75,000 वाली मशीनरी पे 20% और जितनी भी इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी थी ना उससे 20% डेप्रिसिएशन ले लिया। इसके हिसाब से हमारा 41,15,240 का डेप्रिसिएशन आ गया। दिस वाज द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो बहुत ज्यादा गलत हुआ है लोगों से। नियरली लगभग सारी आंसर शीट में नहीं गलत एडजस्टमेंट हुआ है। एक तो हमने सबसे ज्यादा वो इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन गलत किया है लोगों ने। सेकंड चीज एडिशनल डेप्रिसिएशन का और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बहुत गलत किया हुआ है। तो एरिया ऑफ मिस्टेक आपको समझ में आ रहा है क्या कि आईसीएआई आपसे डेप्रिसिएशन में और एडिशनल डेप्रिसिएशन में टेस्ट करने वाला है। और इसी की चर्चा ना मैंने सबसे ज्यादा भर भर के पावर बैच में कर रखी है कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन में ना मतलब जान लगानी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी एडिशनल डेप्रिसिएशन में, क्योंकि आपसे जब पेपर में आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन लगने वाला है। तो आपको समझ में आ गया। इस इतना ही था क्वेश्चन में, एक बार आंसर को क्रॉस चेक करते हैं, आंसर में समझ में आ जाएगा। एज़ आई सेड एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। 95 लाख का क्वेश्चन था, इसमें सीधे 11,90,000 का अपने को डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना था। बोनस ट्रांसफर सर डिसअलाउड नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि सर टाइम पे पे हो गया है वो।
उसके अलावा रेगुलराइजेशन फीस अलाउ हो जाएगी, लेकिन जितना भी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, टाइम नहीं कंप्लीट करने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट की फीस है वो डिसअलाउ नहीं होगी। बैंक गारंटी जितनी पे कर रहे हो सर, उस चक्कर में कोई भी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती, एड बैक करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो इन टीडीएस काटने के बाद टाइम पे टीडीएस पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये तो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट को जो पेमेंट किया 65,000 का एड बैक कर दो, नीचे उसका डिडक्शन मिल जाएगा कितना, नीचे उसका डिडक्शन मिल जाएगा 80 जीजीबी में, यहाँ पे आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा। इधर देखना, पूरा डिडक्शन भी दे रखा है। नीचे अगर और आते हैं हमारे सॉल्यूशन के पार्ट में देखने के लिए, तो कहता है प्रॉफिट, जो भी प्लॉट है, प्लॉट को सेल करने का जितना प्रॉफिट है उसको आप पीएनएल से हटाओगे। जितना भी आपने पीएनएल में कैपिटल गेन डाल रखा है सर, उसको भी हटाओगे, उसको कैपिटल गेन हेड में लेके जाओ। और सर स्पेयर मशीनरी का कोई एडजस्टमेंट यहाँ नहीं करना अपने को। इसके साथ हमारा आंसर खत्म हो जाता है। प्लॉट, जितना भी अपना प्लॉट सेल का प्रॉफिट है उसको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम ट्रांसफर है। और लास्ट में कहता है जितना भी शेयर सेल कर रखा है ना, उसका 260 टू 500 का हमारा प्रॉफिट यहाँ पीएनएल में, यहाँ हमारा कैपिटल गेन हेड में चला जाएगा। इसके साथ जैसे ही आप टोटल करोगे आपका पूरा पूरा आंसर मैच हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाज रिलेटेड टू अमेंडमेंट। अगर आप अमेंडमेंट कवर करके गए थे तो आपको बना होगा, नहीं करके गए होगे तो आपको नहीं बना होगा, आप गलत करके आए हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन। सीमा अग्रवाल 56 साल की है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, अक्वायर करती है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अयोध्या की। सर अयोध्या सब 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 मंत्र मुग्ध है। 45 लाख में खरीदी थी। फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितनी, 1,20,000 रुपए की, 1,20,00,000 की है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की है, 1,02,00,000 रुपए की। हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है ना, उस केस में अगर 1/4/2001 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमेशा फेयर वैल्यू उठाते थे, लेकिन फेयर वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन एसडीवी। तो यहाँ हमारी मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो जाएगी, एसडीवी के बराबर हो जाएगी। यानी सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को अगर निकालनी हो तो 102 लाख को अपने को इंडेक्सेशन करना पड़ जाएगा इंटू 364। ये हमारी कॉस्ट 380 348, ये हमारे लिए आ जाएगी सीधे सीधे, ये हमारे लिए आ जाएगी सीधे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं सीमा ने घर बेचा अयोध्या का, कितने में सर, 15 करोड़ में बेचा है। ओ माय गॉड, 15,50,00,000 रुपए का घर बेचा है। वैल्यू डिटरमाइंड कितनी है, वैल्यू डिटरमाइंड कितनी है सर, 17 लाख रुपए। एसडीवी कितनी है सर, 17 लाख रुपए की। सेल वैल्यू कितनी, 15,50,000। एसडीवी कितनी है, 17 करोड़ रुपए। इस पे ट्रांजेक्शन होगा, एक बार चेक करो ना, क्या एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। 15,50,00,000। ओ, एसडीवी इज इक्वल्स टू कितना, 17 सीआर। 110% ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 17.05 सीआर। यानी सर हमारी जो कंसिडरेशन है ना, वही एक्चुअल कंसिडरेशन मानी जाएगी। यानी अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा सेल्स कंसिडरेशन को, कैसे करूंगा, 15.5 कर सीआर का करूंगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, सीधे सीधे हमारा आ जाएगा 1.02 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 348, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार निकालो कितना आंसर आ रहा है। 3.5496। यानी अगर मैं कैपिटल गेन निकालता हूँ तो मेरा कैपिटल गेन कितना आ रहा है, 11,95,04,123 का कैपिटल गेन मेरा आ रहा है। ठीक है। आफ्टर रिकवरिंग द सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम शिव कुमार, मिसेस सीमा परचेज वन रेसिडेंशियल हाउस 8 करोड़ का। यानी 8 करोड़ का मेरे को सीधे रिडक्शन मिल जाएगा। शी ऑल्सो डिपॉजिटेड 3 करोड़ इन सेविंग्स अकाउंट ओपन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमृतसर अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस। सर रेसिडेंशियल हाउस के लिए उसने 3 करोड़ रुपए और डाल दिए। तो कैपिटल गेन निकालना है, क्या बताओ 11 करोड़ का रिडक्शन मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा 54 का। क्या 11 करोड़ का मिल जाएगा, सरकार कहती है नहीं मिलने वाला। अमेंडमेंट यही तो था, अमेंडमेंट यही तो था कि सेक्शन 54 में सर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है, या तो कैपिटल गेन जितना ले लो, या तो जितना आप सीजीएस में डिपॉजिट कर रहे हो उतना ले लो, या तो जितना न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उतना ले लो, या तो 10 करोड़ है, विच एवर इज लोअर मिलने वाला था। यहाँ पे सर लोअर कितना है, 10 करोड़ ही मिलने वाला है। यानी 11 करोड़ ना मिलके आपको सिर्फ 10 करोड़ का ही मिलेगा एग्जाम्पशन। 1,95,04,123 का आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि जा रहा है। ये अमेंडमेंट टेस्ट किया है इस पेपर में। ठीक है, एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं, आंसर क्या कह रहा है। सेम आंसर कह रहा है। मेजर दम इस चीज का था कि आपको नहीं मिलने वाला, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। मंजू मेनन, an SSC from Coimbatore has 20% shareholding in private limited of Aurelia Exports Private Limited। क्या कह रहा है, जो मंजू मेनन है ना,
इनके पास सर ऑरेलिया एक्सपोर्ट्स 20% शेयर होल्डिंग है। The SSC has an immovable property in Coimbatore. It was let out to the said company on monthly rent. इसके पास सर प्रॉपर्टी है सर, इसने लेट आउट कर रखी है, लेट आउट प्रॉपर्टी कर रखी है। एसएससी ने परमिट कर दिया कंपनी को कि अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके अगेंस्ट में सर लोन ले लो। यानी सर क्या किया मंजू मेनन ने, अपनी प्रॉपर्टी जो दे रखी है ना लेट आउट के लिए, प्लस सर इसको, प्लस इसको क्या मॉर्गेज करने की पावर दे दिया गया कि ऑरेलिया को बोला कि अरे ऑरेलिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तुमको अगर लोन चाहिए ना तो मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में तुम लोन ले लो, ऐसा भी कह रही है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी वाज मॉर्गेज, 2013 मॉर्गेज हो गई। दैट टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास द रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग एसएससी टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम द इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स। 20 लाख रुपए का लोन लेने की बात कर दी गई, जब भी जरूरत पड़ेगी तब ले सकती है वो लोन, कोई दिक्कत नहीं। 20 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख का लोन ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो लोन दिया तो है नहीं। इन जून 2023 क्या हुआ, मंजू मेनन ने कहा कि यार देखो तुम मेरे से प्रॉपर्टी तो ले लिया, अब मुझे पैसे चाहिए ना। एक काम करो, मेरे को एडवांस रेंट दे दो 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का एडवांस दे दो जून 2023 को। जैसे जैसे तुम रेंट देते चलोगे ना मेरे को, जैसे तुम 15 लाख मेरे को अभी दे दो, जैसे तुम हर मंथ का रेंट देते चलोगे ना, मैं हर मंथ का रेंट की ड्यू डेट आएगी ना, मैं इससे एडजस्ट करती जाऊंगी 15 लाख से। ठीक है, 31 मार्च 2024 आ गई, सारे मंथ्स का एडजस्ट करने के बाद ना अभी भी मंजू के पास ना 8 लाख रुपए एडवांस पड़ा हुआ है, 8 लाख रुपए का एडवांस पड़ा हुआ है। सरकार क्या बोलती है सुनना, सरकार बोलती है कि तुम शेयर होल्डर हो 20% से ज्यादा वाले, तुम शेयर होल्डर हो 20% से ज्यादा वाले, और तुमने ना एडवांस ले रखा है कंपनी से, यानी तुमको जो भी पैसे मिल रहे हैं ना, तुम वो डीम्ड डिविडेंड है। सेक्शन 222 ई का डीम्ड डिविडेंड है। 10 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से 8 लाख का एडवांस अभी भी है तुम्हारा, तो जो 8 लाख रुपए ना डीम्ड डिविडेंड है। बताओ क्या गलत है कि सही है, एक बात बताओ, मैंने आपको बताया हुआ था कभी भी अगर आप कोई ऐसा एडवांस देते हो जो कि ट्रेड या कमर्शियल नेचर का है या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देते हो ना सर, वो एडवांस सर आपके लिए 222 ई का नहीं माना जाता। या फिर किसी ऐसे शेयर होल्डर्स को दे रहे हो जिसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज मिलने वाली है, सर वो एडवांसेस ना 222 ई का एडवांस नहीं माना जाता। आपको यही आंसर लिख के आना था, लेकिन इन्होंने क्या लिखा ना, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया हुआ आंसर में। कौन सा नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, इट इज नॉन ग्रेटिट्यूशियस एडवांस। ग्रेटिट्यूड में एडवांस नहीं दिया हुआ है शेयर होल्डर को, एक बिजनेस के कारण, एक बिजनेस एक्टिविटी के कारण एडवांस दिया हुआ है जिसके अगेंस्ट सर्विसेज मिलने वाली है, इसलिए 222 ई का ये सेक्शन में कवर नहीं हो रहा। ऐसा आपको आंसर लिख के चलना। एक बार आंसर रीड करना मेरे साथ क्या कह रहा है, आंसर रीड करना क्या कह रहा है। The word by the way of advance or loan in section 222 must be construed to mean those advances or loan which a shareholder enjoys simply on account of being a person which is the beneficial owner of the shares not less than 10%। यानी सरकार कहती है कि जो लोन्स और एडवांस है ना, उसका मतलब ये होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर होने के कारण तुमको बेनिफिट मिल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर होने के कारण जो बेनिफिट मिल रहा है ना लोन और एडवांस का, उससे मतलब निकलता है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। In case loan or advance is given to such shareholder as a consequence of further consideration received from such a shareholder is beneficial to the company, such cannot be considered as deemed dividend। यानी सर ऐसा एडवांस जिसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज मिलने वाली है ना, उसको आप डीम्ड डिविडेंड कवर नहीं करोगे। सर ग्रेटिट्यूअस loans or advance given by the company to the shareholder who is beneficial owner not less than 10% के लिए would come within the purview of section 220 to the extent of the accumulated profits, but not in case where it is not in case where there is a return or advantage conferred upon the company by the shareholder। इस केस में क्या हो रहा है सर, अपने को प्रॉपर्टी में, अपने को एडवांस से प्रॉपर्टी मिली हुई है ना, प्रॉपर्टी मिली हुई है ना, उस प्रॉपर्टी का रेंट तो पे करना ही है, बस एडवांस में रेंट पे कर दिया, इसलिए 222 में ई में कवर नहीं किया गया। इसको आपको ऐसे आंसर लिख के चलना है। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। मैं अगर आपसे बोलूं ना कि आईसीआई ने कैसा पेपर ड्राफ्ट किया, मैं बोलूंगा आसान पेपर है, नो डाउट आसान पेपर है, आपकी कंसेप्ट हैवी टेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आंसर राइटिंग में आपसे मेहनत मांग रहा है आईसीआई। आंसर राइटिंग में आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आपको टू द पॉइंट रहना ही पड़ेगा। और टू द पॉइंट कैसे रहोगे, प्रैक्टिस करके। ठीक है, प्रैक्टिस किए बिना टू द पॉइंट आप नहीं रह सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Miles Inc., a company incorporated in USA, engaged in development of infra and providing consultancy in the same field। Miles Inc. USA की, इंडिया की है, ये Miles Inc. है। During the financial year 23-24, shareholders met in India for 3 times। 3 बार इंडिया मिले, शेयर होल्डर्स मिले। शेयर होल्डर्स का मिलने से कुछ फर्क पड़ता है क्या?
ना जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग इंडिया में होती है, मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग तो हम मानेंगे कंपनी इंडिया की रेसिडेंट है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तो बात ही नहीं कर रहे, तो शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स का डिसीजन तो इररिलेवेंट होता है। First two meetings were held to discuss the modifications of rights attached to the various class of the shareholder, and third meeting was attached to discuss and decide whether the sale of the company assets situated in India. पूरी फालतू बात की, पूरी फालतू बात। बट दिक्कत है ना, हमको फालतू बात में भी एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा कि रेलेवेंट नहीं है। मेरे को लिख के आना पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग रेलेवेंट नहीं, अगर नहीं लिखोगे एक नंबर काट लेगा वो आपका। ठीक है। The meeting of board of directors is held in Chicago, where management and commercial decision for the conduct of the business are taken. सर मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या देखते थे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है क्या। अगर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो पोयम देखो। अगर पोयम देखने में क्या करना पड़े, दो तरीके होते थे, एक एवियोइटिस, एक अदर कंपनी वाला। अदर कंपनी में क्या बोलते थे सर, कंपनी कहाँ की इनकॉर्पोरेटेड है, एंड सेकेंड थिंग कंपनी का सर मैनेजमेंट कहाँ से डिसीजन ले रहा है। की मैनेजमेंट डिसीजन इन सब्सटेंस आर टेकन फ्रॉम अ प्लेस, उस जगह को हम उसका पोयम मान लेंगे, क्योंकि पोयम इंडिया के बाहर बन जाएगा ना इस कंपनी का, शिकागो का, इसलिए ये कंपनी ना नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। इस कंसेप्ट के साथ आपको लिख के आना पड़ेगा कंपनी नॉन रेसिडेंट है। आप सिर्फ और सिर्फ लिख के आ जाओगे कि नॉन रेसिडेंट है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिविडेंड मिला हुआ 5,50,000 रुपीज नेट ऑफ टीडीएस। अरे रे, नेट ऑफ टीडीएस का डिविडेंड मिला हुआ है, नेट ऑफ टीडीएस डिविडेंड मिला हुआ है किससे, जीडीआर से, ऑफ इंडियन कंपनी। ठीक है, बताओ एक बात बताओ सीधे से, जीडीआर से 550 का डिविडेंड मिला हुआ है, सर इनकम कितनी मानोगे उसके लिए, 550 का नेट में डिविडेंड मिला हुआ है तो इनकम कितनी मानोगे, इनकम कितनी मानेंगे, सुनो 10% का टीडीएस काटा गया होगा, प्लस 4% का सरचार्ज ऐड किया गया होगा, 10% का टीडीएस काटा गया होगा प्लस 4% का, यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि 10.4% का टीडीएस काटने के बाद 550 का डिविडेंड मिला है उसको। यानी क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि उसकी इनकम कितनी होगी, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 89.6% उसकी इनकम मानी जाएगी डिविडेंड का। कि ग्रॉसअप किया क्या कि तुमने नहीं किया, अगर नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अगर ये ग्रॉसअप तुमने नहीं किया ना, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ, तुमको नंबर नहीं मिलने वाले। सर ग्रॉसअप करने के बाद कितनी डिविडेंड इनकम हो रही है, 613,840 की आपकी डिविडेंड इनकम है। सेकंड क्या कह रहा है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिली गवर्नमेंट से 550, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइज किया नेपाल के लिए। एक बात बताओ सर, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कहाँ के लिए दी गई, बिजनेस नेपाल का है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अगर गवर्नमेंट से मिल रही किसी भी काम के लिए मिले पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाती है, भले ही नॉन रेसिडेंट कंपनी क्यों ना हो। तो कितनी होगी सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, 555। एक दो दिन, अच्छा यहाँ पे भी गलती एक स्टूडेंट की कॉपी में आई थी। यहाँ पे क्या है ना सर, 550 है, उसने जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे 550 देख लिया हुआ था। भाई आंखें खोल के थोड़ा सा देखो कि ऊपर 550 है, यहाँ 555 है सर। इस 555 को ना, 555 की फीस क्या हो रही है सर, रिसीव हो रही है, रिसीव हो रही है सर, यानी अक्रू कितनी हुई थी, अक्रू कितनी हुई थी सर, जितनी भी अक्रू की हुई थी उस पर 20% प्लस 4% से दिया हुआ था हमारा, टीडीएस काटा हुआ होगा। सरकार ने 20 प्लस 4% से टीडीएस काटा हुआ होगा, तो सर 20 प्लस 4% यानी कितना होता है सर, 20.8% से टीडीएस काटा होगा। यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि 79.2% ग्रॉस अप अमाउंट दिया गया उसको। यानी अगर मैं एक्चुअल में बात करूं कितना उसको मिला होगा, कितना कितना उसकी इनकम होगी, तो कितना आ रहा है उतना, कितना आ रहा है, 7 लाख। इतने रुपए की हमारी इनकम है, इतने रुपए की उसकी उस कंपनी की इनकम है, तब जाके ना उसको 555 रिसीव हुआ है। एक बार आंसर देखो क्या कह रहा है, एक बार आंसर देखो क्या कह रहा है। देखो माइल्स एजुकेशन ने पहले यही दिया, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है, इसलिए उसको माना जाएगा पोएम इंडिया के बाहर है। सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है सर, जितना भी शेयर होल्डर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट है, पोएम डिटर्मिनेशन के लिए। थर्ड पार्ट में जो मैंने आंसर आपको लिखवाया, सेम टू सेम वही आंसर निकाला हुआ है। सर बड़े प्यार से इसने कह दिया ना, बड़े प्यार से इसने कह दिया कि रिसीव्ड मेंशन है, इसलिए ना आपको नेट ऑफ टीडीएस कह रहा है वो, आपको ग्रॉसअप करना पड़ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कैसे आंसर लिखने हैं, ये क्वेश्चन अब तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, अब तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए पेपर में, अभी 4 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। आराम से आप टाइम, कोई भी अगर स्टूडेंट चाहे तो टाइम स्टैम्प बना के कमेंट सेक्शन में डाल दे, ताकि आगे लोगों को बेनिफिट हो जाए। बाकी आपने को टाइम इतना ही देना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग, प्लीज कह रहा है तुमसे, प्लीज आंसर दे दो ना। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस में विद रिगार्ड टू प्रोविजंस एप्लीकेबल टू चैरिटेबल ट्रस्ट। देवयानी ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है 12 एबी में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ट्रस्ट ने अप्लाई किया 450 फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रस्टी। अरे यार 450 तुमने ट्रस्टी के लिए बेनिफिट के लिए अप्लाई कर दिया ना सर, ये पूरा पूरा डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होता है, इसको सर आपको कहीं पे भी एप्लीकेशन में नहीं मिलने वाला।
एंड 250 अप्लाई किया फॉर द बेनिफिट ऑफ द सुजान दवे। सर ये भी 250 का जो बेनिफिट 250 का बेनिफिट है सर ऐसे पर्सन के लिए बेनिफिट किया जो कि स्पेसिफाइड पर्सन में आता है। 50,000 से ज्यादा का डोनेशन देने वाला पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन होता है ना, इसलिए ये भी आपके लिए एक स्पेसिफाइड वायलेशन में आ गया। ठीक है, टू द ट्रस्ट also amount of 250 was set apart in previous year 21 price by the trust for charitable purpose under 11.2 has been utilized for making donation। अरे यार तुमको बोला गया था ना 11.2 में, तुमको स्पेशली बोला गया था कि जो भी तुम खर्चा सेट अपार्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए उसको ना उसी पर्पस के लिए यूज करना, या फिर उसको किसी को डोनेट मत करना। अगर तुम डोनेट कर रहे हो तुम्हारे हाथ में वायलेशन मानी जाएगी और तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल करा दिया जाएगा। कितना वायलेशन माना जाएगा? 250 वायलेशन माना जाएगा। यानी कितना, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 9,50,000 रुपीज का ना मेरे हाथ में सेक्शन 115 बीबीआई में मेरे हाथ पे टैक्सेबल करा दिया जाएगा। इस 9,50,000 का ना 30% मेरे हाथ में टैक्स लगाया जाएगा। बताओ क्या समझ में आया ये पॉइंट? एक बार आंसर को भी नजर घुमा लो क्या कह रहा है। एक बार आंसर में नजर घुमाओ क्या कह रहा है। सीधे सीधे 950 कह दिया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसने क्वेश्चन छोड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसमें फ्लैट 4 नंबर फ्री के दे रहे थे वो। आ गया परिवर्तन। A charitable trust has been incorporated on 1/6/2022. Immediately commenced its activities of providing relief to poor. During the previous year 22-23, it failed to apply for provisional registration under 12A. However, 1/4/2024 को it applied for final registration under 12A be read with in prescribed form to avail the exemption under section 11. Is action of the trust justified? Can trust apply for final registration before applying provisional registration? If yes, what is the time limit for the principal commissioner? Commissioner will have to pass the order granting rejecting the registration. The registration, if granted, shall be applicable from which assessment year? Explain your answer based on the latest provisions. इसमें अमेंडमेंट है, ये क्वेश्चन में अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछा गया है। अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है सर, अगर कभी भी कोई ट्रस्ट है ना जिसने अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर दी 1/10/2023 तक, 1/10/2023 तक अगर किसी ट्रस्ट ने अगर अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर दी और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया अब तक, तो उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता, उसको सीधे फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है। यही प्रोविजन आपको यहाँ कोट करना है। और सर जैसे आप एप्लीकेशन करोगे ना सर, जिस दिन आप एप्लीकेशन करो ना उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को ना आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना पड़ जाए। इतना सा बस आंसर आपको लिख के आना है। लेकिन ये आप तब लिख पाते जब आपको अमेंडमेंट पता हो। अगर अमेंडमेंट नहीं कवर करके गए, भाई अपने सर पे एक बार मुक्का मारो, मेरी तरफ से भी थप्पड़ मारो, अपने मुंह से भी थप्पड़ मारो कि तुम अगर अमेंडमेंट नहीं कवर करके गए। अब तक आज ऊपर का 4 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ 4 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन सीधे से अमेंडमेंट से आ चुका है। 8 नंबर का क्वेश्चन सीधे से अमेंडमेंट्स में आ चुका है। यार आप छोड़ के तो नहीं जा सकते ना अमेंडमेंट्स, थोड़ा सीरियसली लेके सोच के बैठो। नहीं छोड़ सकते अमेंडमेंट्स। ठीक है, आंसर चेक करो क्या कह रहा है। आंसर में यही कहेगा खैर एक बार, लेकिन आपको दिखाने के लिए आया हूं तो दिखा के तो जाऊंगा ही। परिवर्तन has already commenced activities, not availed exemption for any previous year ending as on or अब तक अपना कोई भी exemption नहीं लिया, तो उनको जरूरी नहीं है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। वो चाहे तो डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। वो भी वैलिड है पूरी तरह से। प्रिंसिपल कमिश्नर को जिस जिस मंथ में एप्लीकेशन करो उस मंथ के एंड से 6 मंथ्स के अंदर एप्लीकेशन कराओ, उस मंथ के एंड से 6 मंथ्स के लिए। तो जिस मंथ में एप्लीकेशन करो उस मंथ के एंड से 6 मंथ्स के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ जाएगा। कहता है कि एप्लीकेशन कब से एप्लीकेशन मिलेगा सर? प्रीवियस ईयर 23-24 से ही आपको, प्रीवियस ईयर 23-24 से आपको एग्जामेशन मिलना चालू हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बी में आइए। बी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना डीडी डबल ए के, तो पांचों के पांचों क्वेश्चन में यही एडजस्टमेंट आए होंगे सारे के सारे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत आई होगी। एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेते क्वेश्चन को क्या कह रहा है। Following are the particulars of the income earned by Mr. कुमार सौरभ, a resident 56 साल के हैं, कंट्री पी में रहते हैं। प्रॉफिट बिजनेस इन इंडिया सीधे ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन एफडी विद XYZ बैंक ले लोगे, सेविंग्स डिपॉजिट का भी ले लोगे। रेट ऑफ टैक्स 16% है। एग्रीकल्चर इनकम वहां पे आपने ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल कराई होगी, लेकिन यहाँ पे सर अपने को टैक्सेबल करानी पड़ेगी इंडिया में। रॉयल्टी की इनकम कितनी है सर? पी में 4,50,000 की। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रॉयल्टी एक्सपेंसेस कितने, इसको माइनस करने के बाद आप लिखोगे। माइनस करने के बाद लिखोगे कि कितना आ जाएगा, 4,15,000 रुपीज की रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके अलावा डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड सीधे सीधे इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर ग्रॉस रेंट है सर, और माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्सेस। सर वहां पे म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिला, यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिल जाएगा। आप माइनस करो कितना, 1,91,000 नहीं, एक सेकंड कितना होगा, 1,90,000 माइनस 9,500।
कितना हो जाएगा सीधे-सीधे 180 टू 500, इसका 70% आपको सीधे-सीधे यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपकी डबली टैक्स इनकम आ जाएगी। यहाँ पे रॉयल्टी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी 4,50,000 रुपीज़ की। इससे आपकी डबली टैक्स इनकम आ जाएगी। डबली टैक्स इनकम पे आप 16% निकालोगे या फिर इंडिया का टैक्स रेट निकालोगे, व्हिचएवर इज़ लोअर से आप निकाल के रिबेट दे दोगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? You are required to compute the total income and net tax liability of Mr. Kumar Saurav in India for assessment year 24-25, assuming that he has not entered। सर इंडिया और उस कंट्री का कोई भी डीटेबल नहीं है, कह रहा है लेकिन मिस्टर कुमार सौरभ पेड टैक्सेस अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीव अंडर सेक्शन 115 बीएसी। 115 बीएसी में उसने टैक्स भरा, यानी सर दो एडजस्टमेंट यहाँ पे अपने को देने पड़ेंगे। सर कौन से दो एडजस्टमेंट? सर 80 टीटीए का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। जो 10,000 रुपए का सेविंग्स अकाउंट पे 80 टीटीए का इंटरेस्ट मिलता है ना, वो नहीं मिलने वाला। सर हमको तो वैसे भी नहीं देके आए थे, हम वैसे भी नहीं देके आए थे, हमको याद ही नहीं था कि देना होता है। प्लस एक बड़ी चीज़ सर 80 क्यूक्यूबी भी नहीं मिलने वाला, जो आपको रॉयल्टी ऑन बुक्स मिलता था ना, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज़ आप न्यू टैक्स रेज़ीम में आ गए। आप न्यू टैक्स रेज़ीम में आ गए तो आपको ये डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप आंसर चेक करोगे, आंसर में कोई ऐसा दम नहीं मिलने वाला। एक बार आंसर आपको ऑडिट करवा दे रहा हूँ कि कैसा क्या किया हुआ है इसने। हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से माइनस किया 180 टू 500, इसमें 30% माइनस कर दिया सीधे सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन, इतनी हमारे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी। यही हमारी डबली टैक्स इनकम का पार्ट माना जाएगा। बिजनेस इनकम सीधे सीधे ले लो, इसमें रॉयल्टी भी ऐड कर दो, रॉयल्टी की इनकम को सीधे ऐड कर दो, लेकिन खर्चे माइनस करने के बाद करना रॉयल्टी। प्लस जितना भी इंटरेस्ट है, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर इनकम है, जितना भी डिविडेंड है, इन सबको ऐड करके टोटल कर लो। जितनी भी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है सर, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से ना आप टैक्स निकालो। नेट कोई डिडक्शन होंगे नहीं क्योंकि न्यू टैक्स regime है। उसके अलावा सर एक छोटा सा इनपुट है यहाँ पे, तो 30% ऑफ ये प्लस 1.5 लाख रुपए। टैक्स कैलकुलेशन ऐसे किया हुआ है इसने। तुमको एक बात बता रहा हूँ, तुम जो परेशान होते हो ना कि 0 से लेके 3 लाख रुपए नो टैक्स, 3 लाख से लेके 6 लाख 5%, 6 लाख से लेके 9 लाख 10%, 9 लाख से लेके 12 लाख रुपए 15%, तुम गंदगी करते हो ना, कोई काम का नहीं है। आईसीआई क्या कर रहा है तुम देखो तो सही, आईसीआई ने क्या किया? उसने 15 लाख के ऊपर वाली इनकम को अलग किया, 15 लाख के जितने भी ऊपर की इनकम है उसको अलग कर लिया, उसको 30% से लगा दिया, और 15 लाख की इनकम पे जो 1.5 लाख का स्टैंडर्ड रेट है ना उसको यहाँ पे लगा दिया। उसने कोई दिमाग लगाया ही नहीं, तुम्हारी जैसे कोई गंदगी नहीं की आईसीआई ने। यानी तुम भी ना एग्जाम में अगर स्टेप बचाना चाहो तो ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। 15 लाख तक तुम्हारा टैक्स तो फिक्स है ना, 1.5 लाख ही लगेगा, और ओल्ड टैक्स regime में कितना लगता है 10 लाख पे? ओल्ड टैक्स regime में 1,12,500 लगता है, आपको पता ही है। उसके ऊपर जितना रहता है 30% ऐड कर दो, प्लस 1,12,500 कर दो। और न्यू टैक्स regime में क्या रहता है, जितना भी 15 लाख के ऊपर का टैक्स है, 15 लाख के ऊपर का टैक्स है, उसमें 30% लगाओ और 1.5 लाख रुपए ऐड करके एजुकेशन से ऐड कर दो। सेम यही चीज यहाँ पे भी इसने कर रखी है। आपको दिमाग लगाना है, स्टेप को अगर आईसीआई कॉपी कर रहा है तो आप भी इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। एजुकेशन से ऐड करो, इसमें डबली टैक्स इनकम निकालोगे, सेम जिस तरीके से आप पढ़ के आए ऊपर उसी तरीके से यहाँ पे निकल आएगी, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, क्या कह रहा है? एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस टीसीएस एट सोर्स and calculate the TDS in the independent cases as per the provisions of assessment year 24-25. Rajkeshari Hotels and Resort Limited is engaged in business of owning and maintenance of owning and managing hotels during previous year 23-24. The tips paid by the guest by the way of charge to the credit cards, UPIs, net banking in the bills. The company disbursed the same to the employees in the periodic interval. Explain the reason whether the company is responsible for deducting tax at source from disbursement made to the employees. सर अगर यहाँ पे कोई कस्टमर है, कस्टमर सर यहाँ टिप दे रहा है और यहाँ से टिप एम्प्लॉइज को जा रही है, एक बात बताओ क्या इसमें टीडीएस काटने की लाइबिलिटी आ जाती है क्या किस सेक्शन में? सर नहीं आती ना, टिप तो फिक्स है ही नहीं। टिप तो फिक्स है ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है ही नहीं है, तो जितना ये देंगे उतना इसको जाएगा, कस्टमर को जाएगा। जितना कस्टमर देंगे उतना एम्प्लॉइज के पास जाएगा, कोई फिक्स टिप तो है ही नहीं। प्लस सर इसमें होटल क्या कर रहा है? सर होटल तो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट का काम कर रहा है, लेके देने का काम कर रहा है, लेके देने का काम कर रहा है सर, होटल का कोई काम ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे टिप का कोई भी एविडेंस नहीं। मैं बता रहा हूँ, इतना सुनने के बाद ना आपको ध्यान में क्या आ रहा होगा, आईटीसी केस लॉ आया होगा। आईटीसी होटल्स लिमिटेड का सर केस लॉ याद आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो कि यही चीज बताता है। एक बार आंसर देखो, एक बार मेरे साथ आंसर देखो ना, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सीधी बात कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टिप्स कलेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम द गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉय, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इज नॉट द एम्प्लॉयर। जो भी पे कर रहा है सर वो एम्प्लॉयर नहीं, वो थर्ड पार्टी गेस्ट है। जो भी टिप है सर उसमें सर उसमें एम्प्लॉयर्स के बिहाफ पे कुछ जा नहीं रही, वो डायरेक्टली डायरेक्टली एम्प्लॉयज ही दे रहा है वो। एक सेकंड होल्ड करना।
द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट बीइंग प्रॉक्सिमिटी कॉज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द टिप। सर एम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं मिल रही है अपने को टिप, वेटर है इसलिए मिल रही है, ठीक है। वुड बी आउटसाइड सर, आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेक्शन 15 एंड 17, यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के कारण नहीं मिल रही, इसलिए कोई भी टिप पे लायबिलिटी नहीं। सर इसलिए कह रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ सच टिप बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द गेस्ट एंड नॉट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। सर गेस्ट से मिल रही, एम्प्लॉय से नहीं मिल रही, इसलिए 192 अट्रैक्ट नहीं होगा होटल के हाथ में, और कंपनी को कोई भी लायबिलिटी नहीं टीडीएस काटने की। सर यहाँ पे बड़ी सुंदर सी चीज बोल दी उसने, सर केस लॉ का कोई जिक्र ही नहीं किया, केस लॉ नॉट मेंशन। आप जो परेशान हो रहे थे ना, सर केस लॉस कौन कौन से याद करे, केस लॉस कौन कौन से याद करे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आईसीआई भी केस लॉ नहीं लिख रहा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आईसीआई ने केस लॉ नहीं लिखा, जबकि इतना स्टैंडर्ड है, इतना स्टैंडर्ड आईटीसी होटल्स का केस लॉ है यार, किसी से पूछो उसको याद होगा, नींद में पूछो तो भी याद आ जाएगा, लेकिन फिर भी आईसीआई ने नहीं लिखा। तो आप समझो इस चीज को कि जिस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हो वो रेलेवेंट नहीं है इतनी ज्यादा, कंसेप्ट पे फोकस होना चाहिए, कंसेप्ट के आईसीआई नंबर पूरे पूरे दे रहा है, केस लॉ नहीं भी लिखा तो आईसीआई ने कोई चर्चा की ही नहीं। कहा 3 मार्क्स से क्वेश्चन है ना, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न केस लॉस। For 3 marks question, you are not required to quote case laws. That is the bottom line of this question. Part B में जाओ क्या कह रहा है। Lalit, an individual whose total sales in the business for 31st March 2023 1.5 crore की है, opted to compute इनकम अंडर सेक्शन 44AD, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में उसका टर्नओवर कितना था, 1.5 CR था। प्रीवियस ईयर 23-24 में सर टर्नओवर कितना था, कि टर्नओवर कितना है, तो टर्नओवर नहीं दे रखा, लेकिन कह रहा है कि सर 44AD में टैक्स भर रहा है वो। सर यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ ज्यादा हो गया तो हाईजैकर के जो प्रोविजंस थे, हाईजैकर के प्रोविजंस आपके ऊपर तो फिर भी लगने ही वाले ना, ठीक है। कह रहा है असेसमेंट ईयर 23-24 में ही पेड 5 लाख बाय चेक ऑन 1/4/2024 टू अ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया 5 लाख रुपए का फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, नो अमाउंट वाज क्रेडिटेड अर्लियर टू द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में कितना है सर, प्रीवियस ईयर में 95 लाख का है। सर 95 लाख में 95 लाख का टर्नओवर है, क्या टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी? सर प्रीवियस ईयर में तो आपका टर्नओवर 1 करोड़ ज्यादा का था ना, एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर 22-23 में तो आपका टर्नओवर 1 करोड़ ज्यादा का था ना। सर नहीं, पिछले साल में अगर टर्नओवर ज्यादा हो गया तो इस साल में मेरे ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी ना, यानी जो 5 करोड़ का 5 लाख का पेमेंट किया हुआ सर, इस पे मेरे को ना टीडीएस काटना चाहिए था 1% के हिसाब से, ठीक है। ही ऑल्सो पेज मंथली रेंट सर, 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का ना 16,000 रुपए पर मंथ का रेंट उसने पे किया हुआ है, इसका मिस्टर हेमंत का। प्लस उसके अलावा कह रहा है 5500 रुपए ना वो और चार्जेस भी पे कर रहा है, किसके लिए, फर्नीचर फिक्सचर्स और वेकेंट अपार्टमेंट के लिए, यानी सर नेट में कितना रेंट पे कर रहा है, 21,500 का। 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, यानी कह सकता हूँ कि 2,58,000 का वो रेंट दे रहा है साल भर में, 2,50,000 का रेंट दे रहा है। सर अगर रेंट 2.5 लाख से 240 ज्यादा चला जाता है तो अपने को टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है किसमें सर, 194I में। सर 194I एप्लीकेबल भी हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ ज्यादा का है, तो इस केस में यहाँ पे भी रेंट के केस में भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी। बताओ ना, समझ में आया क्या यार, गजब का पेपर था, बिल्कुल मजा ही आ जाए ऐसा पेपर था, ठीक है। XY एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स आर थ्रू ई कॉमर्स, ठीक है, थ्रू डिजिटल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या कह रहा है, जो अपनी एबीसी है ना, एबीसी एक ई कॉमर्स है, यहाँ पे सामान कौन बेच रहा है, XY, क्या बेच रहा है, आर बेच रहा है। ऑन फरवरी 28 2024 एबीसी लिमिटेड के अकाउंट में कितने पैसे आए सर, कितने, इसके अकाउंट में 4,90,000 रुपीज, जितनी भी ऑनलाइन सेल हुई इसके कारण से आए। कंपनी रिलीज कह रहा है, सॉरी इसके एबीसी ने अपनी बुक्स में ना 4,90,000 की सेल्स रिकॉर्ड की है, एबीसी ने 4,90,000 की सेल्स रिकॉर्ड की है, जो कि XY और कंपनी की है, ऐसा कह रहा है। कंपनी ने रिलीज किया पेमेंट कितना, 4,30,000 का पेमेंट रिलीज कर दिया, 4,30,000 का रिलीज कर दिया पेमेंट, जो कि सेल से किया गया। मिस्टर राय ने ना, मिस्टर राय जो है ना, उसने परचेजेस कर रखा था एबीसी से, डायरेक्टली परचेज कर रखा था, लेकिन पेमेंट किसको किया, 60,000 डायरेक्टली पेमेंट इसको कर दिया। सर यानी 60,000 का पेमेंट है, ये सेल्स तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है, लेकिन पेमेंट डायरेक्टली मिल जा रहा है एसएससी को। मुझे बताओ क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को किस पे टीडीएस काटने की लायबिलिटी आएगी, 4,30,000 पे कि 4,90,000 पे, जो कि 60,000 मिलाने के बाद फिगर है, मतलब इस पे आएगी। सरकार कहती है अगर डायरेक्टली डायरेक्टली सेल्स के टाइम पे पेमेंट अगर डायरेक्टली कर दे रहा है ना बायर,
भले, लेकिन सेल्स ई कॉमर्स ऑपरेटर से फैसिलिटेट हो रही है सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर से टीडीएस काटने की लायबिलिटी फिर भी आएगी, यानी जो 60,000 की डायरेक्ट सेल्स हो रही है ना, इस पे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टीडीएस काटना है। यानी वो टीडीएस कितना काटेगा, 4,90,000 पे 1% का टीडीएस काटेगा। 4,30,000 जो भी लिख के आए उन्होंने गलत आंसर है। क्लास में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, पावर बैच में समझाया हुआ है, बुलेट रिवीजन में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आपको आराम से ये क्वेश्चन बन गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना। यालिन लिमिटेड, अ कंट्री लोकेटेड इन कंट्री एक्स, अ नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया, इंडिया है ये एनजेए है, कंट्री एक्स। यहाँ पे कंपनी कौन सी, यालिन। आर्मो लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, आर्मो लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू यालिन लिमिटेड कितने के सर, 11.75 लाख रुपीस के, 11.75 सीआर के गुड्स बेचे हुए हैं। एक बात बताओ मेरे को, क्योंकि सर नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में भले ही एसोसिएट एंटरप्राइज हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, ये डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सर, ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना सर, ये अपने को ना आर्म्स लेंथ प्राइस पे करना पड़ेगा। ये प्रोविजन तो आपको लिखना ही लिखना है, ये आपको आंख बंद करके भी लिखना पड़ेगा, तब जाके ही आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, क्या कह रहा है आगे। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर आर्मो ने ना सेम सामान बेचा हुआ है केबी को, यूएस यूके में। आर्मो ने ना सर केबी को सामान बेचा हुआ, सेम सामान जो 11.5 सीआर का इसको बेचा ना, सेम सामान ऊपर बेचा हुआ है। कितने में, 13 करोड़ में बेचा। हो, तुम दुनिया से 13 में ले रहे हो, लेकिन इस नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया वाले पर्सन से 11 लाख में सामान बेच रहे हो। तुम यानी सर नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया वाले सामान लोगों को सामान बेच के सर अपने देश में टैक्स कम कर रहे हो। उनको सामान सस्ते में बेच के, विरोधियों को सामान सस्ते में बेच के हमारे देश का टैक्स कम कर रहे हो। सरकार बोलती है ना, जितना डिफरेंस है ना, उसको प्राइमरी एडजस्टमेंट रेट कर देंगे। लेकिन आर्मो बोलती है कि अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ। कहते हैं जब भी मैं केबी को सामान बेचता हूँ ना, जब केबी को सामान बेचता हूँ ना, ये सीआईएफ बेसिस पे बेचता हूँ, लेकिन जब भी मैं इसको सामान बेचता हूँ ना, जब भी मैं यालन को बेचता हूँ ना, एफओबी पे बेचता हूँ। यानी जब केबी को बेचता हूँ तो भाड़ा मेरे सर पे आता है, इतना भाड़ा भरना ना सर, भाड़ा प्लस इंश्योरेंस मेरे सर पे आता है, इसलिए से ज्यादा लेता हूँ ना। भाड़ा इंश्योरेंस मेरे को बियर करना, इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ ना। सरकार कहती है चलो ठीक है, 25 लाख का भाड़ा इंश्योरेंस है ना, 25 लाख रुपए माइनस कर दो। यानी यानी क्या मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 12.75 लाख पे तो ट्रांजेक्शन होना ही चाहिए था, 12.7 लाख पे तो ट्रांजेक्शन होना ही चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर आर्मो कहता है रुक जाओ। इंडिया का ना, इंडिया हैज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद यूके। द एसएससी हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज इन ट्यून ऑफ 19 लाख रुपीस टू ऑल कस्टमर। सर एसएससी कहता है कि 19 लाख रुपए की वारंटी मैं इसको दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको वारंटी भी तो नहीं दे रहा ना। इसको वारंटी दे रहा हूँ इसलिए 19 लाख रुपए ज्यादा ले रहा हूँ इससे। सरकार कहती है लो 19 लाख रुपए और कम कर दो, 19 लाख और कम कर दो, कितना होता है। कहता है कम कर दो, कम से कम 12.56 में तो तुमको ट्रांजेक्शन करना ही चाहिए था, इससे कम में क्यों किया तुमने, इससे कम में क्यों किया। इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए सीधे सीधे जितना भी डिफरेंस है ना 12.56 का और 11.75 का, सर इन दोनों डिफरेंस को, यानी 81 लाख के डिफरेंस को सर प्राइमरी एडजस्टमेंट करके सर आईटीआर में इनकम ऑफर करनी पड़ जाएगी। क्या आपको समझ में आया। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, एक बार इसके सॉल्यूशन को देखो क्या कह रहा है, कुछ सॉल्यूशन क्या कह रहा है। पहली बात तो पूरा ज्ञान दिया उसने, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डीम्ड है। फिर बोला कप मेथड लगाया हुआ है। फिर बोलते 13 लाख में बेचा, चलो ठीक है 25 लाख की वारंटी को हटा दो। फिर कहता है 19 लाख के उसको हटा दो, एफओबी बेसिस को हटा दो। कम से कम 12 में तो करना ही चाहिए था तुमको ट्रांजेक्शन, तुमने 11.75 में कैसे किया। जितना भी 0.181 का है ना, उसको तुमको टैक्स भरना पड़ जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन ना आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं था ये, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर पूरे नहीं मिलते किसी को। एक बात चेक करते हैं ऐसे क्या चाह रहा है। यार कोई भी दो आंसर करो, 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन में ना कोई दो अटेम्प्ट करने हैं। इन दो अटेम्प्ट में क्या क्या करना है आपको, 2 मार्क्स के लिए लिखना है कौन कौन सा इश्यू इन्वॉल्व है, 2 मार्क्स के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल और 2 मार्क्स के लिए एनालिसिस एंड कंक्लूजन को दो दो मार्क्स से लिखना है। हो सकता है इशू के लिए एक कर दे और ये एनालिसिस के लिए 3 मार्क्स कर दे, लेकिन कोई भी दो में ना आपको करना है। यानी मोटा मोटा आपको ना, मोटा मोटा 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रखा गया होगा। एक बार देखिए कितने मार्क्स का है, 4 मार्क का एक पार्ट रखा गया है, 4 मार्क का एक पार्ट कर रखा गया, यानी 1 मार्क का हमारा इशू है, 1 मार्क का हमारा प्रॉब्लम्स प्रोविजन एप्लीकेबल है, 2 मार्क्स का हमारा एनालिसिस एंड कंक्लूजन है। आपको ऐसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसएससी हैज टेकन एन इंजन ऑन लीज अंडर एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी से हमने ले रखा है लीज पे। टैक्स रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, सर इंडिया का पर्सन है, जर्मनी से उसने ना सर लीज पे ले रखा है। सर ये लेजर है, ये लेजी है। उस फॉरेन कंपनी का ना नो पी, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। द फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव पैन इंडिया, पैन भी नहीं है। एसएससी
कंपनी डिडक्टेड टैक्स एंड सोर्स एट 10% ऑन द रेंटल पेमेंट्स और डीटीडब्ल्यूए के अकॉर्डिंग, जो भी सर डीटीडब्ल्यूए उसमें 10% के अकॉर्डिंग देना चाहिए था, ठीक है, इसलिए टीडीएस काट लिया। लेकिन रेवेन्यू अथॉरिटीज क्या कहते हैं कि हम उसने पैन फर्निश नहीं किया ना, तो ज्यादा रेट से टीडीएस काटो, ज्यादा रेट से 20% से टीडीएस काटोगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके बेसिस पे बताओ कि क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या ये वो कंटिजेंट सही है कि एसएससी का कंटिजेंट सही है। एक बात बताओ, एसएससी एसएससी जो है इंडिया का, उसको सर टीडीएस काटा इसका 10% से डीटीडब्ल्यूए के अकॉर्डिंग। ये वो कहना था क्योंकि इसने ना पैन फर्निश नहीं किया, इसने पैन फर्निश नहीं किया, तो तुमको ना सर हायर रेट से टीडीएस काटना चाहिए 20% रुपीज, 20%, 2200 ए डबल ए, जो भी हमारा प्रोविजन 206 डबल ए का प्रोविजन, इसके अकॉर्डिंग 20% काटना चाहिए। दिस इज इशू इन्वॉल्व। आपको अगर यही लिख के आ गए ना, अगर आप यही लिख के आ गए ना, तो आपको एक नंबर दे देगा। इशू इन्वॉल्व क्या है कि क्या इनकम टैक्स के प्रोविजन ज्यादा एप्लीकेबल है, क्या इनकम टैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए अगर डीटीडब्ल्यूए कुछ कहता है तो। सबसे पहला इश्यूज इन्वॉल्व हमने ऐसा निकाल लिया। प्रोविजंस एप्लीकेबल, कौन कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल क्या होता है, यहाँ पे वो प्रोविजन एप्लीकेबल होता है सेक्शन 90 वाला, कि कभी भी अगर एसएससी के ऊपर ना इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस लग रहे हैं और डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजंस लग रहे हैं, तो कौन सा लगेगा, जो बेनिफिशियल है वो लगने वाला है। जो बेनिफिशियल है वो लगने वाला है। सर बेनिफिशियल क्या कर रहा है, टीडीएस 20%, टीडीएस टीडीएस 10% से लगना चाहिए डीटीडब्ल्यूए का। क्या डीटीडब्ल्यूए में कोई भी पैन की बात की गई, यानी अगर पैन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी सर ये प्रोविजन एप्लीकेबल लिख लोगे। और एनालिसिस में आप क्या लिखोगे, जी हाँ सर सेक्शन 90 कहता है, सीधे सीधे सेक्शन 90 कहता है कि अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट है, अगर उसका टीडीएस डीटीडब्ल्यूए के अकॉर्डिंग कट जा रहा है, उस देश का डीटीडब्ल्यूए है इंडिया के साथ साथ ना, उसके बाद आप उसका टीडीएस काट रहे हो, तो अगर आप पहले पैन फर्निश नहीं भी किया ना, नो पैन, तो उस केस में 206 डबल ए का जो डबल डिडक्शन का है ना टीडीएस, वो नहीं कटने वाला। डबल डिडक्शन, डबल रेट से टीडीएस नहीं कटने वाला। जो डीटीडब्ल्यूए में रेट प्रेस्क्राइब्ड है उसी से ही टीडीएस काट के चलना है। मतलब समझ में आया क्या कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असेसिंग ऑफिसर पास एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) ऑन 20/11/2018 को। एसएससी ने ना गलती कर रखी थी, डेप्रिसिएशन 2 बार कर दिया था, रिड्यूस कर दिया इंस्टेड ऑफ एडिंग बैक। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, ऐड बैक नहीं करके माइनस कर दिया, और वैसे भी एक्चुअल माइनस कर दिया, यानी एक ही डिडक्शन 2 बार ले लिया। एयू ने ना उस गलती को करेक्ट नहीं किया। आहा आहा आहा, क्या बात है। असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास करते टाइम इनकम में एडजस्टमेंट किया, लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं किया जो गलती थी। यानी क्या बोल रहा हूँ सर, 2018 में एक ऑर्डर पास हुआ, एओ पास इन ऑर्डर, एओ ने ऑर्डर पास कर रखा। सर एओ ने ऑर्डर पास कर रखा, सर उस ऑर्डर में कुछ गलतियां थी, उस ऑर्डर में कुछ गलतियां थी, डबल डिडक्शन ले लिया था एसएससी ने, लेकिन एओ ने उसको करेक्ट नहीं किया। एसएससी क्या हुआ सर, एओ के ऑर्डर के बदले अब गलती एसएससी की, गलती एसएससी की। सर एसएससी कहां जा रहा है, एसएससी वापस जा रहा है सीआईटी अपील्स में फॉर सेम असेसमेंट ईयर। इसी असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में ना सीआईटी अपील्स में जा रहा है। एओ ने इफेक्ट दिया सर, जैसे भी सीआईटी अपील्स के ऑर्डर कब आया, 23/7/2023 को आ गया इसका ऑर्डर, इसी ईयर के अगेंस्ट ऑर्डर आ गया। तो एओ ने क्या किया ना, वापस रेक्टिफाइड ऑर्डर पास किया सर। एओ ने वापस रेक्टिफाइड ऑर्डर पास किया कब सर, 26/4/2024 को, इन विच उसने जो डबल डिडक्शन का है ना सर, उसको रेक्टिफाई कर दिया। यानी एक बात बताओ, जो आपने 2018 में ऑर्डर पास किया था ना, उसमें जो गलती थी ना, उसमें जो गलती थी ना, उस गलती को आपने 2024 में करेक्ट किया। एक बात बताओ, क्या 4 साल के अंदर जो रेक्टिफिकेशन फाइल करना चाहिए था एओ को सर, क्या 4 साल के अंदर वो कर दिया इसने। मुद्दा क्या है सुनना, इशू इन्वॉल्व क्या है। आपका 2018 में ऑर्डर था, कायदे से रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए एंड ऑफ द ईयर ऑफ ऑर्डर से 4 साल के अंदर आपका रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ ना सर, या 4 साल आप ऑर्डर की डेट से पकड़ोगे कि जिस साल में सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास किया हुआ है, सीआईटी अपील्स ने जिस साल ऑर्डर पास किया हुआ है उस साल के एंड से 4 साल लोगे। सर कौन से 4 साल लेने वाले हो, ये इशू इन्वॉल्व है। प्रोविजन एप्लीकेबल पता है कौन सा होता है, प्रोविजन एप्लीकेबल पता है कौन सा होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। यानी मतलब क्या होता है, जो भी सीआईटी अपील्स में ऑर्डर गया हुआ था ना, सीआईटी अपील्स में जो ऑर्डर गया हुआ था ना, जो भी इशू सीआईटी अपील्स के पास पेंडिंग था ना, उस इशू से रिलेटेड एओ कब तक रेक्टिफिकेशन कर सकता है, जिस साल में सीआईटी अपील्स का ऑर्डर आ गया ना, उस साल के एंड से 4 साल के अंदर रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन अगर कोई मुद्दा सीआईटी अपील्स में नहीं गया है ना, जो मुद्दा सीआईटी अपील्स में गया नहीं है ना, उस दिन के लिए सर क्या करेगा, 2018 से आपको एंड ऑफ द ईयर से 4 साल लेके चलने पड़ेंगे, तभी एओ उसको रेक्टिफाई कर सकता है। यानी क्या एओ कंटेंशन सही है ना, जी ना, एओ कंटेंशन गलत है इस केस में। ऐसे आपको सॉल्व करके चलना है।
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनीज एंगेज इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस एट टेक्नोपार्क, जहां पे ना उसने 700 लोगों को 700 एम्प्लॉइज का टीडीएस काटा इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज एंड कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स। टोटल कितना 1 करोड़ 10 लाख रुपए, कब तक 31/3/2024 तक। असेसमेंट ईयर कितना 2024-25 का। मार्च में टीडीएस काट लिया। एसएससी ने पार्ट ऑफ द टीडीएस 38 लाख रुपए डिपॉजिट किया और बैलेंस 72 लाख रुपए उसने जुलाई में डिपॉजिट किया है। टाइम पे डिपॉजिट कर दिया ना, टाइम पे डिपॉजिट कर दिया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन हाउएवर क्या कहते हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इशूड अ शो कॉज नोटिस और पेनल्टी भी लगा दी सर। कब तक कि जितना भी टीडीएस है ना सर, और जितना भी इंटरेस्ट भी लगा दिया गया सर। उस केस में बताओ क्या एओ का कंटेंशन, क्या जो भी हमारा एडिशनल कमिश्नर है उसका कंटेंशन सही है क्या? या तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया तो पेनल्टी तो नहीं लगानी चाहिए ना। प्लस हमने एक प्रोविजन पढ़ा हुआ है सेक्शन 271 में, 271 सी में हमने पढ़ा हुआ था, कभी भी ना 271 सी की पेनल्टी नहीं लगेगी, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। 271 सी की पेनल्टी ना नॉन डिडक्शन और नॉन पेमेंट दोनों की बात करती है। लेकिन अगर नॉन डिडक्शन किसी भी सेक्शन में होगा ना, किसी भी सेक्शन में अगर नॉन डिडक्शन होगा ना, 271 सी की पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन जो नॉन पेमेंट की पेनल्टी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शंस के लिए लगती थी। 194 बी लॉटरी वाला, या फिर बड़े लॉटरी वाले सर, हॉर्स रेसेस वाला, या ऑनलाइन गेमिंग बीबीए, या फिर सर अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो सर 194 जे, 194 बीबीजे, ये 4 सेक्शंस की बात करता था। इन 4 सेक्शंस में अगर आप नॉन पेमेंट करते हो ना, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है सर। बाकी के सेक्शन में अगर आप नॉन पेमेंट करते हो ना, तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाती, आपके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट लिया जाता है आपसे। इसलिए एओ कंटेंशन इस केस में गलत है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? हाँ जी, सर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बी क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है, एक्सप्लेन दी टर्म एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल बेसिक सा थियोरेटिकल क्वेश्चन। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन दो देश जब भी डीडब्ल्यू बनाएंगे, क्लॉज नंबर 26 में। ओईसीडी मॉडल हो, यूएन मॉडल हो सर, क्लॉज आर्टिकल 26 में क्या बात करेंगे, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कैसे हम दूसरे की इन्फॉर्मेशन तुमसे मांगेंगे, कैसे हम टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को रोक सकेंगे, और कैसे हम एक दूसरे के पास एक दूसरे के एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करेंगे, इस बारे में चर्चा करनी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल आंसर आप देख लोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। What do you understand by globe rules? Sir, global base erosion rules. ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स है सर। ग्लोब का मतलब क्या होता है, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स। सर ये मतलब क्या कहता है सर, ये रूल्स यहाँ पे भी डीटीडबल है ना, यहाँ पे भी डीटीडबल है ना, दो देशों के बीच में सर, उस केस में ग्लोब रूल्स फॉलो हो जाएंगे सर। ग्लोब रूल्स फॉलो होने में क्या होता है सर, कभी भी कोई एंटिटी है ना, उसमें कम से कम 15% तो आपको टैक्स लेना ही लेना है। ग्रुप लेवल पे अगर ग्रुप लेवल पे आपका 750 मिलियन का टर्नओवर है, 750 मिलियन डॉलर्स का अगर टर्नओवर है ना, कब तक सर, जिस साल में चेक करें उसके पिछले 4 साल में, किसी भी 2 साल में अगर आपका टर्नओवर 750 मिलियन से ज्यादा का है ना, उस केस में आपके ऊपर ग्लोब रूल्स लग जाएंगे। और सर आपके ऊपर क्या होगा सर, आपको 15% का टैक्स ओवरऑल आपको देके चलना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट सेज। एक बार इसको चेक करना। 2 वाले जहां मिनिमम 15% ऑफ द टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कहता है कि जो भी ग्रुप एंटिटीज है ना, ग्लोब रूल शैल अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी दैट आर द मेंबर्स ऑफ द एमएनई ग्रुप। जहां पे ना 250 यूरोस का है, 250 मिलियन यूरोस का है, 200 सॉरी 750 मिलियन यूरोस है सर, यूरोस। यहाँ पे डॉलर नहीं, यूरोस है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इतना होना चाहिए। कब तक, जिस उसके पिछले 4 सालों में ना, जिस साल में चेक करें उसके पिछले 4 सालों में, 2 साल में आपका ऐसा रेवेन्यू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, Club U Travels Private Limited engaged with the business of travel agency, remitted substantial amount to Australia as per information collected by Income Tax Department from PTU Bank। क्या कह रहा है सर, जो CUTPL प्राइवेट लिमिटेड है, जो CUTPL है, इसने ना कहाँ पे रेमिटेंस किया हुआ है सर, ऑस्ट्रेलिया में रेमिटेंस किया हुआ है। सर कैसे पता चला अपने को पीटीयू बैंक से पता चला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना पीटीयू बैंक से पता चला। पीटीयू बैंक की कैसी इंफॉर्मेशन से पता चला सर, इनके 15 सीबी चेक किए, 15 सीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इश्यू कर रखे। 15 सीबी से पता चला, और 15 सीबी में ना सर लिस्ट ऑफ डिटेल्स के सर क्या हो रहा है, 15 सीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट से किस बेसिस पे इशू किया, लिस्ट ऑफ पैसेंजर के बेसिस पे, कॉपी ऑफ पासपोर्ट और उनके ट्रैवल टाइम और इनवॉइसेस के बेसिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 15 सीबी इशू कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंक्वायरी की गई जब पैसेंजर से और वेरीफाई किए गए उनके पासपोर्ट्स को, तो रियलाइज हुआ कि वो तो कभी गए ही नहीं है बाहर। प्लस कहता है पैसेंजर्स ने तो मना कर दिया कि हमने तो क्लब यू से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। यानी सर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 15 सी फर्निश कर दिया बेस्ड ऑन इनवॉइसेस, बेस्ड ऑन पासपोर्ट। लेकिन सर जब पैसेंजर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम तो ऑस्ट्रेलिया गए ही नहीं।
हमने तो सीईओ से कोई ट्रांज़ैक्शन किया ही नहीं, यानी जितने भी 15 सीवी फर्निश किए गए ना, वो गलत फर्निश हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ढंग से नहीं देखा 15 सीवी फर्निश करते टाइम, इन्फॉर्मेशन ढंग से वाउच नहीं की। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंक्लूड किया दैट रेमिटेंस वाज मेड बाय द फॉल्स इनवॉइसेस एंड रॉन्ग रीजंस, यानी जो रेमिटेंस किया गया ना सर, ये रॉन्ग है, मेरा रॉन्ग तरीके से किया गया है, फॉल्स तरीके से किया गया है। सर क्या कह रहे हैं? इट लेड टू फेमा वायलेशंस, और जो भी 15 सीबी इशू किया ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, इसी के कारण ये पॉसिबल हो पाया है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिल्टी ठहराया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या बोला सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कि मैंने 15 सीबी ना इनवॉइस के बेसिस पे किया हुआ है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स पे के बेसिस पे किया है, इनवॉइसेस के बेसिस पे किया गया है, मेरा कंटेंट, मैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी नहीं हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है कि 15 सीबी इश्यू कर देना, मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं था। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, मैं तो स्टैट ऑडिटर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ 15 सीबी इश्यू करना चाह रहा था। मैं कैसे चेक करूंगा? प्लस 2500 रुपए ही तो सिर्फ मैंने चार्ज किए, उनमें से भी कुछ चीजें चार्ज कर रखी है मैंने कैश में। बताओ कौन गलत है? देखो कभी भी सेम सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मॉड्यूल में, सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा, बस नाम बदल गया। गलती चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही होती है हमेशा। गलती चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही होती है हमेशा, ये बात मान लेना, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिल्टी कैसे ठहराओगे तुम? तुमको अगर एथिक्स पूछना है तो गिल्टी तो ठहराना पड़ेगा ना। पहली बात तो तुमने कैश में फीस क्यों ली? तुमको फीस बैंक से लेनी चाहिए थी। दूसरी चीज क्या कहता है, दूसरी बहुत मेजर चीज की, तुमको, तुम भले ही टैक्स स्टैट ऑडिटर नहीं हो ना, 3 CB इशू करते टाइम तुमको ऐसे डॉक्यूमेंट्स को वाउच करना है एज इफ तुम स्टैट ऑडिटर हो। तुम ड्यू डिलिजेंस तुमको अपनाना है। यू कैन नॉट बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ढंग से नहीं किया ना काम, तो क्लॉज क्या, कौन सा सर, क्लॉज 7 एंड 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 में गिल्टी ठहरा दिया जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? एक बार देखो आंसर क्या कह रहा है, एक बार आंसर देखो, एक बार आंसर देखो। 15 सीबी सर्टिफिकेट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करता है सर्टिफाई करते टाइम की जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर टीडीएस ढंग से काटा गया है कि नहीं काटा गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करते टाइम ध्यान से देखेगा चीजों को। उसके अलावा कहता है लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, however the chartered accountant mentioned that he has only verified KYC documents, तो ये उसने अपनी ड्यूटीज को ना डिस्चार्ज करने से फेल कर गया है। सो इसके बेसिस पे ना क्लॉज 7 और क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। यानी गलती चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही निकलने वाली, तुम कितना ही हाथ पैर मार लो। पॉइंट बी क्या कहता है? स्पेसिफाई with reasons whether the act can be considered as tax planning, tax management या tax evasion। tax planning मानोगे कि tax evasion मानोगे कि tax management मानोगे? देखना क्या कह रहा है। मिस्टर डी है जिन्होंने एफडी करा रखी है एसबीआई में अपने नाम से 50 लाख की। he gifted his this sum of rupees 50 lakh rupees to son। 50 लाख की एफडी करा रही थी अपने नाम पे, अपने बेटे को गिफ्ट कर दी, बेटे को गिफ्ट कर दी। कितने में? कितने, जब वो 18 साल का हो गया, नहीं बेटा मेजर है, बेटा मेजर है और आपने उसको एफडी गिफ्ट कर दी। सर क्यों गिफ्ट की? सुनना। The purpose was to shift interest income in the hands of the son so that there may be zero tax implication since son has no other income, total income would be lower than limits in previous year। यानी सर एफडी देने का इंटेंशन क्या है? एफडी देने का इंटेंशन क्या है सर? इंटेंशन ये है ताकि जो भी मेरी इनकम है ना मेरे बेटे के हाथ में चली जाए। उसकी जीरो इनकम है तो जो भी मेरे हाथ में 30% टैक्सेबल होती है उसके हाथ में 0% टैक्सेबल हो जाए। इसलिए सर मैंने अपनी इनकम डाइवर्ट की। बताओ टैक्स प्लानिंग है कि मैनेजमेंट है कि इवेजन है? पहली बात तो ये बताओ कि क्या ऐसा कानून अलाउ करता है कि कानूनी तौर पे उसने कुछ भी गलत किया? अगर कानूनी तौर पे कुछ भी गलत नहीं किया तो टैक्स इवेजन नहीं है। क्या टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ हुआ है क्या? तो टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ तो नहीं बोलेंगे, इसलिए मैनेजमेंट भी नहीं बचा। क्या टैक्स प्लानिंग? अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे तो भी टैक्स प्लानिंग निकलेगा। आपने अपने टैक्स को ऐसे प्लान किया, कानून रोकता नहीं है, आपने लूप होल्स को भी फायदा नहीं उठाया, आपने अवॉइडेंस भी नहीं किया, यानी बचता है, आपने प्लानिंग ही की है टैक्स की। आपको आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में? आंसर आपको ऐसे लिखना है, एक बार देखना है इसमें क्या कर रखा है। कह रहे गिफ्टिंग डिपॉजिट इज कंप्लीटली परमिटेड। सर टैक्स प्लानिंग है ना, प्रोविजन है, विद इन लॉ कर रहे हो सर। बस ध्यान देना कि इररिवोकेबल गिफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गिफ्ट देके आप वापस ले लो आगे चल के, या फिर गिफ्ट उसको दे रहे हो लेकिन इनकम अपने हाथ में रिसीव कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है आपको। इसलिए आपको ये आंसर लिख के आना है, प्लस इसको टैक्स प्लानिंग बता के आना है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? मिस्टर राम जिसकी एनुअल इनकम 49.5 लाख की है, असेसमेंट या 24-25 में, उसने कुछ इनकम एक्सक्लूड कर रखी है जो कि कमीशन इनकम है। 49.5 लाख की तो है इनकम, प्लस इसने कुछ और इनकम भी जो इसने इंक्लूड नहीं की इसमें। कह रहा है उसको 6 लाख रुपए कमीशन इनकम भी मिली हुई है। टोटल इनकम कितनी हो जाती है सर? 55.5 लाख की इनकम हो जाती है। ही आस्क्ड एबीसी लिमिटेड ट्रांसफर द कमीशन। सर मेरे को जो 6 लाख की कमीशन मिल रही थी ना, मैंने सोचा 49.5 लाख की मेरी इनकम है, ये तो 6 लाख की इनकम है ना, मैं अगर अपने में ऐड करवाऊंगा तो 10% सरचार्ज लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये 6 लाख रुपए को ना अपनी वाइफ के नाम पे करवा देता हूँ, अपनी वाइफ के नाम पे करवा देता हूँ सर, वाइफ के नाम पे करवा देता हूँ सर। मेरी वाइफ सर नॉट एलिजिबल है इसको रिसीव करने के लिए। इलिटरेट सर, वो लिटरेट नहीं है सर, उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया सर, इनवॉइस अपने वाइफ के नाम पे इशू करवा दिया, उसके अपनी वाइफ के नाम पे इशू करवाने के बाद उसी के नाम पे उसी के बैंक अकाउंट में रिसीव करवा दिया। तो क्या मैंने प्लानिंग की?
कि मैंने अवॉइडेंस किया, कि मैंने मैनेजमेंट किया, कि मैंने इवेजन किया? लॉजिकली बताना, क्या तुम्हारे हाथ में होना चाहिए था? क्या तुमने सर्विसेज प्रोवाइड किया तो क्या अपने किसी और के नाम पे इनवॉइस करवा लोगे? सरकार कहती है दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आप टैक्स इवेड कर रहे हो। अगर आपको अपनी वाइफ को देना था ना, तो अपने नाम पे इनवॉइस इश्यू करवाते, अपने अकाउंट में लेते, फिर अपनी वाइफ को रेमिट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्टली अपनी वाइफ को ले रहे हो ताकि आप अपनी इनकम कम कर सको। दिस इज टैक्स इवेजन। आपने टैक्स को, लॉ को यूज किया गलत तरीके से। आप अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की तो इनवॉइस आपके नाम पे होना चाहिए। इस लॉ को आप वायलेट कर रहे हो, इसलिए इसको हम सीधे सीधे बोलेंगे टैक्स 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 इवेजन। इसको इवेजन बोलेंगे। दोनों सिमिलर केसेस हैं, लेकिन गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A non-resident entered into contract with several Indian companies for installation of the mobile telephones. एक नॉन रेसिडेंट है सर, बहुत सारी इंडियन कंपनीज के साथ आया ताकि मोबाइल टावर्स लगा सके। उसके लिए क्या उसने एडवांस रूलिंग सीखी? एडवांस रूलिंग सीखी। ऑफ द अबव सेड कंपनीज also made application to the assessing officer for determination of question of law regarding the payment to be made to the foreign company। यानी जो फॉरेन कंपनी है उसने टावर लगाने के लिए इंडियन कंपनी को बोला और उसने एडवांस रूलिंग सीख कर ली। फॉरेन कंपनी यानी नॉन रेसिडेंट ने एडवांस रूलिंग सीखी इंडिया। ऑल्सो इंडियन कंपनीज ने भी जो पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी एडवांस रूलिंग सीख कर ली। कह रहा है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट सेड क्वेश्चन इज पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी। क्या रिजेक्शन जस्टिफाइड है? एक बात बताओ यार, अगर कभी भी कोई भी फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी कभी भी अगर एडवांस रूलिंग सीख करता है तो एडवांस रूलिंग वो किस किस चीज के लिए सीख नहीं कर सकता? सर तीन चार केसेस में सीख नहीं कर सकता था। पहला सर, कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग लॉ नहीं, पेंडिंग बिफोर लॉ नहीं होना चाहिए, किसी भी अथॉरिटी के पास पेंडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई पीएससी हो, अगर आप कोई पीएससी हो तो आईटीआईटी तक पेंडिंग चल जाएगा, हाईकोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सर कभी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कभी भी वैल्यूएशन रूल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए और इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए आप इन सब के लिए आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। सर यहाँ पे किस चीज के लिए ले रखी है? सर क्वेश्चन पहले से ही पेंडिंग आईटी अथॉरिटी के पास, सीआईटी अपील्स के पास बोलो, एओ के पास बोलो, अगर पेंडिंग है ना तो पेंडिंग के टाइम पे आप एडवांस रूलिंग नहीं सीख कर सकते। यानी जो भी फॉरेन कंपनी का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का जो रिजेक्शन है सर, एप्लीकेशन का जो रिजेक्शन है ना, ये रिजेक्शन जस्टिफाइड है। This rejection is justified. This is completely tenable in law। बताओ क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। विद दैट आई कैन से ना कि क्वेश्चन आंसर्स आपके डन हो जाते हैं। एक बार आंसर देख लो, आंसर देखोगे वही चीज मिलने वाली है, इसमें कुछ इतना दम है ही नहीं आंसर। सेम वही चीज कह रहा है, कोई सेक्शन कोड करना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सारे क्वेश्चन आंसर इस पेपर के कंप्लीट हो जाते हैं। 1 घंटा मेरे को लगा समझाने में, 3 घंटे आपने लिए कंप्लीट करने में। 15 मिनट एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन आपने जितना भी टाइम आपने एमसीक्यू को दिया वो अलग। 2 मिनट के लिए मेरे साथ असेस करो कि हमने किया क्या, पेपर में था क्या। अगर मैं पेपर को ओवरऑल बोलूं ना, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे, कुछ क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल थे, कुछ क्वेश्चन के कुछ एडजस्टमेंट्स मुश्किल थे। बट डज दैट मीन कि पूरा पेपर आसान या मुश्किल हो गया उससे? मैं कहता हूँ पेपर कंपैरेटिवली पिछले अटेम्प्ट से मुकाबले ये आसान था। जहां पे ना ऐसे आंसर देते टाइम, आंसर की बनाते टाइम ना बहुत लीनियंसी बरती है। आंसर में ऐसे प्रोविजन डाले ही नहीं कि आप परेशान हो। बहुत सारी चीजें देखो ना, ये आंसर रीड करो, ये आंसर रीड करके आपको रियलाइज होगा कि यार ये आंसर आप बड़े आराम से खुद भी लिख सकते हो। तो आईसीआई ने जब लीनियंसी बरती है तो आप क्यों नहीं तैयारी कर सकते कि इसको ढंग से लिख पाओ? आप क्यों नहीं लिखोगे यार? तैयारी करेंगे ना अच्छे से। इस आंसर की को आपको बेस बनाना है एटलीस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि जिस पैटर्न में करेक्शन हुआ है ना, उसी पैटर्न में नवंबर में होने वाला है। सब्जेक्ट टू सर्टन सब्जेक्टिविटीज कुछ चेंजेस होंगे, बाकी आपको इसी पैटर्न में आंसर की नवंबर की भी मिलने वाली है, आपको चेकिंग भी इसी पैटर्न में मिलने वाली है। तो आपको इसी को ही बेस बना के अपनी आगे की तैयारी करनी है। कोई अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है मुझसे पूछो, टेलीग्राम चैनल पे आओ, मैं जरूर तुम्हारा रिप्लाई करूंगा उस चीज में। कोई डाउट होता है वो पूछो। सारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चैप्टर में चला ही रहा हूँ, सारी की सारी सीरीज आपको थोड़े टाइम में मिल जाएंगी यूट्यूब पे। बुलेट रिवीजन सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, जरूर उसको देखो, आपको फायदा होगा सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।